नमस्कार साथियों, मैं अर्जुन सर आपका टीएनसी एक्सप्रेस में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हर बार की तरह आज की नई हमारी टीएनसी एक्सप्रेस रहेगी और आज का टॉपिक रहेगा हमारे पास में ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी। तो दोस्तों, आरबीसी ऑफ ब्रेकडाउन या आरबीसी के रिलेटेड जो है वो एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है और छोटे छोटे क्वेश्चन जो है वो इससे पूछे जाते हैं, इसलिए हमने आज इस टॉपिक को जो है वो चूज किया है। तो दोस्तों, आरबीसी क्या होती है उसको हम ले लेते हैं। जैसा कि आपको पता है कि आरबीसी जो है वो हमारे पास में कहें कि आरबीसी जो है रेड ब्लड सेल्स, इसके अंदर जो है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। या आरबीसी जो है वो कहां प्रेजेंट होती है, ये हम कंपोजिशन ऑफ ब्लड देखेंगे। तो कंपोजिशन ऑफ ब्लड में देखेंगे कि 55% तो हमारे पास में जो है वो प्लाज्मा होता है और बाकी जो बचा 45% वो होती है ब्लड सेल्स। और उस ब्लड सेल्स में जो है वो हमारे पास में 3 प्रकार की सेल्स होती है। कौन सी होती है? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। तो ये 3 प्रकार की सेल्स है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स एंड प्लेटलेट। तो ये जो आरबीसी है उसको हम पढ़ेंगे। तो दोस्तों, हमने आज का टॉपिक लिया है, वो लिया है ब्रेकडाउन ऑफ आरबीसी। अब इसमें 2 चीजें आती है कि एक तो इसका ब्रेकडाउन क्यों होता है, मल्टीप्लिकेशन क्यों नहीं होता। भाई, हर कोई भी सेल्स होती है वो उसके बाद उसका जो है वो डिवाइडेशन हो जाता है और वो जो है वो डॉटर सेल्स में प्रेजेंट हो सकती है, या तो मियोसिस या फिर माइटोसिस के द्वारा जो है वो पैतृक से जो है वो नई संतति में जो है वो आके बन सकती है। लेकिन इसमें क्यों नहीं होता? इसमें इसके लिए नहीं होता है कि आपको पता होगा कि आरबीसी के अंदर जो है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। जब दोस्तों न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होगा तो जेनेटिक मटेरियल जो है वो कहां पे सैचुरेटेड होता है? जेनेटिक मटेरियल जो है वो न्यूक्लियस के अंदर सैचुरेटेड होगा। जब किसी सेल्स के अंदर जेनेटिक मटेरियल ही नहीं है तो उसका मल्टीप्लिकेशन होना जो है वो पॉसिबल नहीं होता है। तो इसके बाद कुछ समय के बाद जो है वो इसका डिस्ट्रक्शन ही हो जाता है। यानी कि ये कोई सेल है, अगर इसके अंदर न्यूक्लियस होता तो इसके बाद इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाता है और ये डॉटर सेल्स में जो है वो बदल जाती है। लेकिन इसके अंदर जो है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, जिसकी वजह से जो है वो आगे नई संतति या नई जनरेशन में जो है वो फॉरवर्ड नहीं होती है। एक बार आरबीसी बन गई उसके बाद उसका डिस्ट्रक्शन ही होना पड़ता है, नई सेल्स जो है वो नहीं बन पाती है। अब दोस्तों आ जाती है कि आरबीसी जो है वो किस तरीके से जो है वो या कितने समय के बाद जो है उसका ब्रेकडाउन होता है। तो दोस्तों, आपने देखा होगा कि 120 डेज के बाद में जो है वो इसका ब्रेकडाउन हो जाता है। फीटल में ये चीज जो है वो चेंज हो जाती है। अगर फीटल की बात करें तो वो होता है 80 डेज, यानी कि फीटस में जो है वो 80 डेज के बाद में जो है वो इसका ब्रेकडाउन हो जाता है। अब मुझे दोस्तों ये बताइए कि किस तरीके से, क्या टाइमर लगा हुआ है वहां पे कि 120 डेज के बाद में जो है वो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो जाएगा? तो दोस्तों, इसके लिए आपको मैं एक फिजियोलॉजी बताता हूं जो आप कभी भी जो है वो नहीं भूलेंगे कि एक्चुअली में होता क्या है। दोस्तों, जो भी हमारे पास में मैक्रोफेजेज है, या हम बात करें कि लीवर या स्प्लेन है, उसके अंदर जो है वो हमारे पास में मैक्रोफेजेज प्रेजेंट होती है। इनके अंदर क्या होता है कि यहां के अंदर जो है वो स्प्लेन के अंदर बेसिकली देखा जाए तो स्प्लेन के अंदर जो है छोटे छोटे जो है वो ट्यूब्स बनी हुई होती है। उन ट्यूब्स को बोलते हैं साइनोसॉइड्स। क्या बोलते हैं दोस्तों? साइनोसॉइड्स बोलते हैं। उन साइनोसॉइड्स में क्या होता है कि आरबीसी जो है वो पाथवे से होके जाती है, यानी कि आरबीसी उसके अंदर से गुजरती है। यानी कि फॉर एग्जांपल मैं समझाऊं आपको कि ये हमारे पास में जो है वो स्प्लेन की स्ट्रक्चर है। अब इसके अंदर जो है वो छोटी छोटी ट्यूब्स है, छोटी छोटी ट्यूब्स बनी हुई है और इसके अंदर से जो है वो आरबीसी को पास कराया जाता है। अब आरबीसी को पास कराया जाता है तो दोस्तों, जो नई आरबीसी होती है, न्यू आरबीसी होती है, जिसका टाइम पीरियड जो है वो कम रहता है, तो उसकी जो है वो इलास्टिसिटी जो है वो काफी लचीली होती है। यानी कि आरबीसी जो है वो काफी लचीली होती है। जैसे जैसे टाइम पीरियड बीतता जाता है वैसे वैसे आरबीसी जो है वो हार्ड हो जाती है, यानी कि कठोर हो जाती है और इसके बीच से स्क्वीज नहीं हो पाती है, यानी कि घूम फिर के जो है वो नहीं निकल पाती है। तो इसकी वजह से जैसे जैसे टाइम पीरियड बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये हार्ड होती जाएगी और जो आरबीसी इसके अंदर आके अटक जाती है उस आरबीसी का ब्रेकडाउन हो जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे हम चाय बनाते हैं, चाय बनाने के बाद में जो चाय छानने वाली जर होती है उससे हम जो है वो चाय छानते हैं। चाय की पत्तियां ऊपर आ जाती है और बाकी लिक्विड जो है वो चीजें नीचे बैठ जाती है। ठीक उसी तरीके से ये हमारे पास में स्प्लीन है। स्प्लीन के अंदर से छोटी छोटी ट्यूब्यूल्स बनी होती है जिनको हम साइनोसॉइड्स बोलते हैं। उन साइनोसॉइड से जो है वो आरबीसी को गुजारा जाता है। तो जो आरबीसी कम टाइम की रहती है, यानी कि जिसकी आयु जो है वो कम रहती है, वो स्क्वीज हो जाती है, लचीली होने की वजह से उन साइनोसॉइड से आगे गुजर जाती है, तो वो तो पास हो जाती है, मतलब उसमें डेट जो है वो सही है। और जो आरबीसी इसके अंदर आके अटक जाती है
उस आरबीसी का जो है वो डिस्ट्रक्शन हो जाता है, यानी कि उसको मार काट दिया जाता है। तो ये एक प्रोसेस होती है आरबीसी के डिस्ट्रक्शन से, क्योंकि इसके ऊपर कोई टाइमर नहीं लगा हुआ है कि हाँ आज हो गया देन 120 डेज के बाद में जो है वो उसका डिस्ट्रक्शन हो जाएगा। डिस्ट्रक्शन होने की यही प्रोसेस है कि साइनोसॉइड से जो आरबीसी नहीं गुजर पाती है उसको मार काट दिया जाता है, यानी कि उसका ब्रेकडाउन कर दिया जाता है। और जो आसानी से गुजर जाती है, क्योंकि वो काफी लचीली होती है, तो उसकी वजह से आसानी से गुजर जाती है। और जितने जैसे जैसे टाइम पीरियड बीतता जाता है वैसे आरबीसी जो है वो लचीली होना बंद हो जाती है। तो इसकी वजह से या इस प्रोसेस के तहत जो है वो आरबीसी का ब्रेकडाउन हो जाता है। अब दोस्तों आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है तो उससे क्या क्या चीज निकलती है और कहां पे होता है? आरबीसी का ब्रेकडाउन जो है वो बेसिकली स्प्लीन के अंदर और लीवर के अंदर होता है। और स्प्लीन और लीवर के अंदर जो है वो स्पेशल सेल्स प्रेजेंट बोलती है, जिसको बोलते हैं मैक्रोफेजेज। क्या बोलते हैं दोस्तों? मैक्रोफेजेज। इन मैक्रोफेजेज के अंदर जो है वो आरबीसी का डिस्ट्रक्शन हो जाता है। तो इसको जो है वो मैं आपको दर्शाता हूं। यहां पे थोड़ा सा आप डायग्राम जो देख रहे होंगे हो सकता है क्लियर नहीं हो, लेकिन मैं आपको इसको बेसिकली बता देता हूं, उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस में चलते हैं। ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ये है हमारे पास में मैक्रोफेजेज। अब ये मैक्रोफेजेज होता है और ये छोटी छोटी आप जो चीज देख रहे हो वो होता है हमारे पास में आरबीसी। आरबीसी का यहाँ पे जो है ब्रेकडाउन होगा और आरबीसी का ब्रेकडाउन होने के बाद किस तरीके से आता है? आरबीसी का ब्रेकडाउन होने के बाद आरबीसी दो तरीके से चलता है, एक हिम और एक ग्लोबिन। ग्लोबिन पार्ट जो है प्रोटीन पार्ट होता है, वो वापस से यूज होता है, और हिम जो है वो चला जाता है, उसमें प्रोफायरिन से आयरन काम में आता है। बाकी कौन सी प्रोसेस होती है उसको हम ले लेते हैं। तो दोस्तों यहां पे आपको एक फ्लो चार्ट दिख रहा होगा, इससे आपको आसानी से जो है वो आरबीसी का ब्रेकडाउन समझ में आ जाएगा। तो ये है हमारे पास में आरबीसी। तो आरबीसी जो है वो सबसे पहले दो भागों में टूटती है, एक हिम पार्ट होता है, एक ग्लोबिन पार्ट होता है। इसके अंदर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है और हिम पार्ट और ग्लोबिन पार्ट। तो दोस्तों ग्लोबिन पार्ट जो है वो प्रोटीन पार्ट होता है। तो ये प्रोटीन पार्ट जो है वो फिर अलग हो जाता है। इसमें दो चेन होती है, दो अल्फा चेन होती है और दो बीटा चेन होती है। अल्फा चेन में जो है वो टोटल 141 एमिनो एसिड्स की बनी होती है। यानी कि प्रोटीन किसके बने होते हैं? अगर प्रोटीन के स्मॉलेस्ट यूनिट की बात करें तो प्रोटीन की स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है दोस्तों? एमिनो एसिड्स। ठीक है और फैट की बात करें तो फैटी एसिड्स। तो ये अल्फा चेन जो है वो कितने एमिनो एसिड्स की बनी होती है? 141 एमिनो एसिड्स की जो है वो अल्फा चेन बनी होती है और बीटा चेन जो है वो 146 एमिनो एसिड्स की बनी होती है। ये दोनों के दोनों एमिनो एसिड्स जो है वो काम में आ जाते हैं, यानी कि ग्लोबिन पार्ट जो है वो कंप्लीटली रीयूज हो जाता है। अब बचा हमारे पास में हिम पार्ट। हिम पार्ट जो है वो फिर से दो चीजों में डिवाइड होता है। एक हिम पार्ट जिसको फ्री रेडिकल्स भी बोलते हैं, और ये फ्री रेडिकल्स जो है वो Fe3 होते हैं। फ्री रेडिकल्स जो है वो Fe3 होते हैं। और दूसरा पार्ट होता है जिसको हम बोलते हैं प्रोफायरिन। ये प्रोफायरिन जो है वो किस में बदलता है? ये प्रोफायरिन जो है वो बिलीवर्डिन में बदलता है। और ये बिलीवर्डिन जो है वो ग्रीनिश कलर का होता है, यानी कि ये ग्रीन कलर का होता है। ये जो पार्ट देख रहे हो ये ग्रीन कलर का होता है। इस बिलीवर्डिन का जो है वो रिडक्शन होने के बाद में जो है ये किस में बदलता है? बिलीरुबिन में बदलता है। बिलीवर्डिन जो है वो हमेशा ध्यान में रखना, ये ग्रीनिश कलर का होता है। ये भी एग्जाम में जो है वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और बिलीवर्डिन जो है वो रिडक्शन प्रोसेस के बाद में ये किस में बदलता है? बिलीरुबिन में बदलता है। और नॉर्मल बिलीरुबिन की बात करें तो नॉर्मल बिलीरुबिन होता है हमारे पास में 0.8 to 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो है वो नॉर्मल बिलीरुबिन होता है। अब दोस्तों ये बिलीरुबिन जो है वो लीवर में आ जाता है, लीवर से ये स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद में ये जो बैक्टीरिया होते हैं ये इसको किस में बदल देता है? यूरोबिलिनोजन में बदल देते हैं। अब ये यूरोबिलिनोजन जो है, देखिए ये येलोइश कलर है, ये यूरोबिलिनोजन में बदल गया, यहां से चला गया सीधा लीवर में आ गया। लीवर से जो है वो हमारे पास में कॉमन बाइल डक्ट से होते हुए कहां पे आ गया? स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया। और ये स्मॉल इंटेस्टाइन में जो है बैक्टीरिया की वजह से किस में बदलता है? यूरोबिलिनोजन में बदलता है। अब ये यूरोबिलिनोजन जो है अगर वापस से रीएब्जॉर्ब हो जाए और यूरिन के द्वारा निकले तो इसको बोलते हैं यूरोबिलिन। और यूरोबिलिन जो है वो किसके द्वारा निकल जाएगा? यूरिन के द्वारा निकल जाएगा। और स्टेरोकोल्बामिन जो है वो किसके द्वारा? फीसस के द्वारा जो है वो बाहर बॉडी से निकल जाएगा। यानी कि इस तरीके से जो है वो हमारे पास में आरबीसी का जो है वो डिस्ट्रक्शन हो जाता है। ये चीज आपको क्लियर होगी। बेसिकली मैंने आपको फंडा बताया था कि किस तरीके से आरबीसी का ब्रेकडाउन होता है। ये कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ जाएगा तो बाकी चीजें जो है वो आगे नेक्स्ट वाली चीजें जो है वो समझ में आ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल
कि ये यूरोबिलिनोजन में बदलता है, यूरोबिलिनोजन के बाद में ये दोनों चीज जो है वो बदल जाती है। यानी कि एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि फीसस का जो है या स्टूल का जो है वो येलोइश कलर किसकी वजह से होता है, वो येलोइश कलर जो है वो स्टेरोकोलाबिन की वजह से होता है। और अगर बात करें कि यूरिन का येलोइश कलर होता है वो किसकी वजह से, यूरोबिलिन की वजह से होता है। अब दोस्तों अगर सपोज कीजिए आरबीसी का ब्रेकडाउन ज्यादा होने लग जाए, यानी कि हीमोलाइसिस होने लग जाए, तो आपको पता है बिलीरुबिन का जो है वो लेवल बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ जाएगा? क्योंकि आपको पता है कि यहां पे आरबीसी का अगर ब्रेकडाउन होगा तो ज्यादा से ज्यादा जो है वो प्रोफायरिन बनेगा और ज्यादा से ज्यादा बिलीवर्डिन बनेगा, और ये बिलीवर्डिन जो है वो बिलीरुबिन में बदल जाएगा, और ये बिलीरुबिन जो है वो ज्यादा से ज्यादा बनेगा। तो बिलीरुबिन लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाता है। बिलीरुबिन लेवल इंक्रीज होने को हम दूसरी कंडीशन क्या कहते हैं, जोइंडिस कंडीशन भी कहते हैं। यहां तक चीज क्लियर होगी दोस्तों। अब इसी में मैं दो चीज ऐड और करना चाहूंगा। ये जो बिलीरुबिन है ये दो तरीके का होता है, एक डायरेक्ट बिलीरुबिन होता है और एक इनडायरेक्ट बिलीरुबिन होता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को जो है वो ये कंफ्यूजन होता है कि बिलीरुबिन जो है वो दो तरीके से किस तरीके से होता है। तो दोस्तों ये दो तरीके से हो गया, एक डायरेक्ट हो गया और एक इनडायरेक्ट हो गया। अब इन दोनों में जो है वो क्या डिफरेंस है इसको हम ले लेते हैं। तो दोस्तों जो डायरेक्ट बिलीरुबिन होता है वो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन होता है यानी कि ये जो है वो वाटर सोल्यूबल होता है, ये बिलीरुबिन जो है वो वाटर सोल्यूबल होता है, और ये जो है इनडायरेक्ट जो है वो इनसोल्यूबल होता है, यानी कि ये जो है वो वाटर जो है ये में जो है वो मिक्स नहीं होता है। तो बिलीरुबिन जो है वो कंप्लीट बिलीरुबिन की अगर हम बात करें तो उसको हम बोलते हैं टोटल बिलीरुबिन लेवल। और अगर इसमें इनडायरेक्ट और डायरेक्ट को देखें तो इसमें हमारे पता चल जाता है कि कौन सा बिलीरुबिन जो है वो डायरेक्ट है और कौन सा जो है वो इनडायरेक्ट है। कहने का मतलब यही है कि जो डायरेक्ट बिलीरुबिन होता है वो सोल्यूबल होता है, संतृप्त होता है, और जो इनडायरेक्ट बिलीरुबिन होता है वो इनसोल्यूबल होता है। यहां तक चीज क्लियर होगी। तो यहां पे देख लीजिए दोस्तों, ये जो बिलीरुबिन था यहां पे आके जो है वो इस तरीके से चेंजेस होके हमारे पास में जो है वो नेक्स्ट इस तरीके से प्रोडक्ट में हमारे पास में बदल जाता है। अब इसके जो है वो हम एमसीक्यू देख लेते हैं, देखते हैं कि क्या क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन, क्या क्या कहना चाह रहा है उसको हम देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है द नॉर्मल सीरम बिलीरुबिन लेवल इज, यानी कि नॉर्मल सीरम बिलीरुबिन लेवल जो है वो कितना होता है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया था 0.1 से लेके 1.2 मिलीग्राम पर डेसीलीटर जो लेवल होता है वो होता है हमारे पास में नॉर्मल बिलीरुबिन लेवल। 2 से लेके 4 mg पर डेसीलीटर, ये भी बिलीरुबिन लेवल ज्यादा है। 10 to 12 जो है ये बहुत ज्यादा है। 5 to 7 जो है ये भी सारे के सारे जो है वो ज्यादा है। तो नॉर्मल बिलीरुबिन की बात करें तो वो कितना होता है हमारे पास में दोस्तों 0.1 से लेके 1.2। ये बाकी तीनों ऑप्शन जो है वो गलत है। आंसर चला जाएगा हमारे पास में दैट इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। नेक्स्ट है बिलीरुबिन इज फॉर्म्ड फ्रॉम, यानी कि बिलीरुबिन जो है वो किससे बनता है। तो दोस्तों आपने देखा था बिलीरुबिन जो है वो किससे बनता है, हिम पार्ट से बनता है, क्योंकि हिम और ग्लोबिन दो पार्ट बनते हैं। ग्लोबिन वाला पार्ट तो जो है वो वापस से रीयूज हो जाता है। 2 अल्फा चेन होती है और 2 ही बीटा चेन होती है। अल्फा चेन जो है 141 एमिनो एसिड से मिलकर बनी होती है और बीटा चेन जो है 146 एमिनो एसिड से मिलकर बनी हुई होती है। तो ये तो वापस से कंप्लीटली हो जाता है। हिम जो है वो 2 पार्ट में होता है, एक होता है हमारे पास में फ्री पार्ट और दूसरा होता है प्रोफायरिन, और ये प्रोफायरिन जो है वो बिलीवर्डिन में निकलता है, और ये बिलीवर्डिन जो है वो नेक्स्ट किस में बदलता है, बिलीरुबिन में जाके बदलता है। तो हमारे पास क्वेश्चन यही पूछा था कि बिलीरुबिन जो है वो किससे बनता है। तो बिलीरुबिन जो है वो दोस्तों किससे बनता है, हिम वाले पार्ट से। तो राइट ऑप्शन क्या चला जाएगा, आंसर ए जो है वो हमारे पास में राइट चला जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारे पास में तीसरा वाला ट्रांसफेरिन। ट्रांसफेरिन जो है वो इसमें ऑप्शन गलत आएगा, और गैस्ट्रोफेरेटिन जो है वो भी आंसर रॉन्ग आएगा। तो आंसर राइट है हमारे पास में ए ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन हीमोग्लोबिन कंबाइंस विथ ऑक्सीजन इज नोन एज, यानी कि हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे। तो दोस्तों अगर हीमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइंड होता है, ध्यान से दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको हम बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो यानी कि हमारे पास क्वेश्चन पूछा था व्हेन हीमोग्लोबिन कंबाइंड विद द ऑक्सीजन इज नोन एज, पहला ऑप्शन है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो पहला ऑप्शन ही हमारे पास में जो है वो
राइट जाएगा। नेक्स्ट है डीऑक्सी हीमोग्लोबिन। तो डीऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो कोई चीज नहीं होती, डीऑक्सी हीमोग्लोबिन होता है ऑक्सीजन का वापस से जो है वो हट जाना, न कि जुड़ना। नेक्स्ट है रिडक्शन हीमोग्लोबिन। तो रिड्यूस हीमोग्लोबिन जो है वो नहीं होता है, रिड्यूस हीमोग्लोबिन जो है वो एनीमिया होता है। एंड देन ऑक्सीडाइज हीमोग्लोबिन, ये चीज भी नहीं होती। इसी में मैं आपको दो चीजें और इंपॉर्टेंट बता देता हूं एग्जाम की दृष्टि से। अगर हीमोग्लोबिन जो है कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में अटैच होती है तो इसको हम कहते हैं, तो लोग बहुत सारे यहां पे जो है वो गलती कर देते हैं, वो बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो दोस्तों कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन नहीं होता है। अगर हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है तो उसको हम बोलते हैं कार्बिमिनो हीमोग्लोबिन, कार्बिमिनो हीमोग्लोबिन। ध्यान रखना दोस्तों, अगर हीमोग्लोबिन जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ मिलता है तो इसको हम बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। सबसे ज्यादा जो है वो यहीं पे लोग कंफ्यूज होते हैं, तो इसका जो ध्यान में रखना, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अगर हीमोग्लोबिन मिलता है तो उसको बोलते हैं कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अगर CO2 के साथ में मिलता है तो उसको हम बोलते हैं कार्बिमिनो हीमोग्लोबिन। तो ये चीज ध्यान रखना। इसी में एक चीज और आ जाती है कि ऑक्सीजन के कंपैरिजन में कार्बन मोनोऑक्साइड कितने % अधिक जो है वो जुड़ती है। तो वो जुड़ती है हमारे पास में 200 से 300 गुना जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ में ज्यादा जल्दी अटैच होगी। यानी कि 200 मॉलिक्यूल्स अगर हमारे पास में ऑक्सीजन के हैं और एक मॉलिक्यूल्स भी हमारे पास में कार्बन मोनोऑक्साइड का आता है, हीमोग्लोबिन उसको जाके पकड़ेगा। इसीलिए जो है वो कई बार जो है वो ध्यान में देखा जाता है कि रात को अंगीठी जला के नहीं सोना चाहिए। उसका मेन रीजन होता है कि अंगीठी जलाने से क्या होता है कि जहरीली गैस कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, जिसकी वजह से आदमी की जो है वो डेथ भी हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइफ स्पान ऑफ फीटल आरबीसी। आरबीसी का जो है वो लाइफ स्पान कितना होता है फीटल में। तो दोस्तों फीटल की अगर हम बात करें तो फीटल में होता है हमारे पास में 80 डेज, और अगर हम बात करें एडल्ट में तो वो होता है 120 डेज। ये मैंने आपको जो है वो उस टाइम पे भी बताया था जब मैंने टॉपिक कंप्लीट करवाया था कि फीटल का हीमोग्लोबिन जो है वो डिफरेंट होता है। और ये देखिए यहां पे जो है वो उस टाइम पे बताया था आरबीसी का जो है वो ब्रेकडाउन। अगर हम एडल्ट की बात करें तो वो होता है 120 डेज, और अगर फीटल की बात करें तो वो होता है 80 डेज। अगर एग्जाम में फीटल और एडल्ट कुछ भी नहीं दिया गया है तो आप उसको एज ए काउंट करोगे एडल्ट। तो अगर लाइफ स्पान फीटल की पूछा जाए तो वो आएगा हमारे पास में 80 डेज। नेक्स्ट है 5 to 7 डेज। तो ऐसा नहीं होता है, ये इरिथ्रोपोइसिस आरबीसी बनने की जो है वो प्रोसेस में टाइम लगता है 5 to 7 डेज। 120 डेज जो है वो एडल्ट में है। अगर यहाँ फीटल नहीं आता है तो आंसर जाता है 120 डेज। 100 डेज जो है वो भी नहीं आएगा। तो आंसर क्या चला जाएगा दोस्तों, आंसर चला जाएगा हमारे पास में ए। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम ले लेते हैं। नेक्स्ट है रेड ब्लड कार्पल्स आर फॉर्म्ड इन, यानी कि आरबीसी जो है वो कहां पे बनती है। तो दोस्तों आपको पता है कि आरबीसी जो है वो एम्ब्रियोनिक लाइफ में जो है वो लीवर में बनती है, और बाद में जो है वो हमारे पास कहां बनती है, बोन मैरो के अंदर में बनती है। तो लीवर, स्मॉल इंटेस्टाइन एंड किडनी जो है उसका राइट आंसर नहीं होगा। राइट आंसर चला जाएगा आरबीसी कहां पे बनती है, बोन मैरो में। तो आंसर क्या जाएगा दोस्तों, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइफ स्पान ऑफ आरबीसी। आरबीसी का लाइफ स्पान कितना होता है। तो दोस्तों यहां पे फीटल नहीं दे रखा है, नॉर्मल दे रखा है। तो हमें पता है कि नॉर्मल में हम एज ए एडल्ट करते हैं। तो इसका आंसर जो है आप कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि नॉर्मल आरबीसी का लाइफ स्पान जो है वो कितना होता है और किस तरीके से प्रोसेस होती है, वो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। तो कमेंट बॉक्स में जो है वो इसका आंसर जो है वो आप बताइएगा कि आरबीसी का जो है वो ब्रेकडाउन या आरबीसी का लाइफ स्पान जो है वो कितना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिंगल फीचर्स ऑफ नॉर्मल आरबीसी इज मोस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर लिमिटिंग दियर लाइफ स्पान, यानी कि लाइफ स्पान को जो है वो लिमिट करने के लिए कौन सा फीचर्स होता है। तो वो चीज आपको पता है दोस्तों कि नेक्स्ट फर्दर जो है वो प्रोसेस इसलिए नहीं हो पाती है क्योंकि इसके अंदर जो है वो न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। पहला ऑप्शन है लॉस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, नो नहीं दोस्तों। नेक्स्ट है इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, जी नहीं दोस्तों। रिडक्शन होता है। नेक्स्ट होता है रिडक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन, जी नहीं दोस्तों। नेक्स्ट होता है लैक ऑफ न्यूक्लियस, यस राइट आंसर इज द डी। यहां पे इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी दे रखा है, इंक्रीज नहीं होती दोस्तों, डिक्रीज होती है, ठीक है। तो आंसर चला जाएगा हमारे पास में डी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले लेते हैं विच एलिमेंट्स इज फॉर्म्ड इन हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के लिए कौन सा एलिमेंट चाहिए। यहां पे पहला ऑप्शन है आयरन, दूसरा कॉपर, तीसरा जिंक और चौथा है गोल्ड। काश गोल्ड होता है तो सारे आरबीसी को हम जो है वो निकाल लेते, दिन दहाड़े जो है वो कौन कर लेते और उसके आरबीसी को निकाल लेते।
आंसर चला जाएगा दोस्तों आयरन। आयरन होता है क्योंकि आपने पता है कि हिम पार्ट होता है जो कि फ्री रेडिकल्स होता है जिसको ट्रांसफेरेटिन के नाम से जानते हैं, तो आयरन जो है वो होता है, तभी तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया भी जो है वो प्रेजेंट होता है। कॉपर नहीं होता है, जिंक नहीं होता है और गोल्ड नहीं होता है, ये सारी चीजें जो है वो नहीं आएगी। हीमोग्लोबिन पूछा है कौन सा एलिमेंट प्रेजेंट होता है, तो आंसर चलाएगा जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन जो है वो हमारे पास में राइट जाएगा। नेक्स्ट दे देते हैं, हीमोग्लोबिन इज टाइप ऑफ, क्या है हीमोग्लोबिन? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है, फैट है, लिपिड्स है, स्किन फिलामेंट, विटामिन। देखिए दोस्तों कार्बोहाइड्रेट है दोस्तों, जी नहीं दोस्तों, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का कोई चीज नहीं होता। नेक्स्ट आता है रेस्पिरेटरी पिगमेंट, ऑफ कोर्स रेस्पिरेटरी पिगमेंट है क्योंकि ये जो है वो ऑक्सीजन को और CO2 को बाउंड करके लेके जाता है, ऑक्सीजन और CO2 को जो है वो लेके जाता है, तो ये एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। नेक्स्ट स्किन पिगमेंट, जी नहीं दोस्तों, स्किन पिगमेंट नहीं है। नेक्स्ट है विटामिन, नहीं, हीमोग्लोबिन कोई विटामिन नहीं है, ये एक रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। तो दोस्तों आज के टीएनसी क्लास में जो है या आज के टीएनसी एक्सप्रेस में हमने जो है वो आरबीसी ब्रेकडाउन पढ़ा, छोटे छोटे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को हमने देखा। नेक्स्ट टीएनसी एक्सप्रेस में आप कौन सी क्लास आना चाहते हैं उस टॉपिक का आप जो है वो कमेंट में कहिए, और पढ़ाने में कोई भी मॉडिफिकेशन चाहिए आपको या किस तरीके से आप पढ़ना चाहते हैं वो सारी चीजें भी आप कमेंट बॉक्स में लिख के दे सकते हैं। इसी के लिए आज के लिए थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।